अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कोविड थर्ड वेव की होने की वजह से हमें फिर से ऑनलाइन स्विच करना पड़ा। बेटा हम 11th क्लास मैथमेटिक्स फिर से कंटिन्यू करेंगे। हमने सेट थ्योरी के बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े थे। हम एक्सरसाइज 1.4 की इंट्रोडक्शन जो है वेन डायग्राम, उसके बाद ऑपरेशन ऑन सेट्स, वो स्टार्ट करने जाएंगे हम। तो पहला टॉपिक हम समझेंगे वेन डायग्राम क्या होती है। आई होप आप सब सेहत व सलामत होंगे, घर पे अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई करते होंगे। तो हम ये जो हमारा पेंडिंग रह चुका था, हमने सेट थ्योरी स्टार्ट की थी 11th क्लास मैथमेटिक्स की, तो हम यहाँ से ही इसको उठाएंगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमें कॉल कर रहे थे, सर मैथ्स के बारे में अभी कोई वीडियो नहीं आया है बेटा। तो एक्चुअली मैं बीमार था, सो अब ठीक हो गया हूँ आपकी दुआओं की वजह से। तो हम इंशाअल्लाह रहमान अपना टॉपिक फिर से स्टार्ट करेंगे सेट थ्योरी का इंट्रोडक्शन 1.4। इसमें पहला ही टॉपिक आता है बेटा वेन डायग्राम। एक्चुअली ये जॉन वेन था, ब्रिटिश मैथमेटिशियन। इससे पहले ही इस डायग्राम के बारे में दिया था एक्चुअली इस आइलर ने। इसको बहुत सारे यूलर भी बोलते हैं या आइलर भी बोलते हैं। तो बहुत सारे मैथमेटिशियन, बहुत सारे ऑथर्स इस डायग्राम को कभी कभार ऐसे लिखते हैं, आइलर वेन डायग्राम। अब हालांकि दूसरा कंसेप्ट दिया था ये वेन ने, जॉन वेन ने, तो अब इसको आइलर वेन डायग्राम नहीं बोलते हैं, डायरेक्ट बोलते हैं हम वेन डायग्राम। ये वेन डायग्राम होती क्या है वो हम देखेंगे बेटा। तो अब याद रखना, इस डायग्राम को एक्चुअली जो नाम दिया गया है वो पहले दिया था आइलर ने। ये स्विस मैथमेटिशियन था, स्विट्जरलैंड का मैथमेटिशियन था। 17th कुछ इसी मतलब मानो आप जॉन से पहले इसने दिया था, एक 100 ईयर्स पहले दिया था इसने इसका कंसेप्ट। फिर उसके बाद जॉन ने दिया था, ये जॉन वेन था, इसका नाम था जॉन वेन, ये ब्रिटिश मैथमेटिशियन था। इसका कंसेप्ट फिर इसने दिया था। तो फिर इसको, इस आइलर को लोग भूल गए हैं, तो फिर वेन डायग्राम के नाम से इसको जाना जाता है। तो आपके मैथमेटिक्स में भी है इसका कंसेप्ट वेन डायग्राम। अब हम स्टार्ट करेंगे बेटा वेन डायग्राम होती क्या है। वेन डायग्राम एक्चुअली ये रिप्रेजेंट करती है यूनिवर्सल सेट। इसमें यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट, इससे हम यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे? इस वेन डायग्राम में यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगुलर शेप से। एक्चुअली ये वेन डायग्राम क्या है, ये रिलेशनशिप बिटवीन होता है सेट्स। मतलब एक सेट को कैसे हम रिप्रेजेंट करें ग्राफिकली। तो ये जो यूनिवर्सल सेट मैंने आपको पढ़ाया था बेटा, सुपर सेट ऑफ ऑल द सेट्स, या जितने भी आपके पास एक किसी सिचुएशन में जितने भी आपके पास सेट्स है, अगर उनका सुपर सेट होगा वहां पे कोई किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में, तो उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। और इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल यू से या कैपिटल एक्स से। और इस यूनिवर्सल सेट को वेन डायग्राम के थ्रू रेक्टेंगुलर फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे दिखाऊंगा, अगर यहाँ पे मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये मेरा एक यूनिवर्सल सेट है। और इस यूनिवर्सल सेट को मैंने रिप्रेजेंट करना है वेन डायग्राम के थ्रू। मुझे यहाँ पे यू लिखना है और इस यू में एलिमेंट्स क्या क्या है, 1 है, पॉइंट, ये 1 यहाँ पे पॉइंट से डिनोट करते हैं, मतलब 2 है, 3 है, 4 5 6 7 8। तो ये हो गया है ये यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट जो हो गया अब वेन डायग्राम के थ्रू ये रिप्रेजेंट हो गया है। अब अगर मैं यहां पे एक सेट लूंगा ए फॉर एग्जांपल, वो लूंगा मैं 3 4 एंड 5। ये बेटा आपको पता है ये ए सबसेट किसका है, ए इज सबसेट ऑफ यू, है ना बेटा। अब इस सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक क्लोज्ड फिगर से।
हम इस सेट को रिप्रेजेंट करते हैं एक क्लोज्ड फिगर से। क्लोज्ड फिगर मींस या तो एलिप्स होगा, या तो सर्कल होगा, या तो ट्रायंगल होगा। अब हम यूजुअली एक्चुअली एक क्लोज्ड शेप्ड फिगर से हम रिप्रेजेंट करते हैं इस सेट को, जो सबसेट होता है किसका, यूनिवर्सल सेट को। अब हमने यूनिवर्सल सेट को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है वेन डायग्राम के थ्रू। अब इस सेट को भी रिप्रेजेंट करना है, बट ये सेट जो होता है बेटा, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं क्लोज्ड फिगर से। और ये क्लोज्ड फिगर कुछ भी हो सकता है, ये सर्कल भी हो सकता है ऐसे, ये सर्कल भी हो सकता है, ये इलिप्स भी हो सकता है, इलिप्स ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी इलिप्स है, ये ट्रायंगल भी हो सकता है। अब हम यूजुअली इसको डिनोट करते हैं सर्कल से। तो अगर हम इसकी बात करें 3 4 5 तो ये आएगा ऐसे, यहाँ पे इलिप्स शेप आई हुई है, इलिप्स शेप। तो ये अगर आप देखोगे ए कौन सा सेट है, ए सेट के अंदर 3 4 5 एलिमेंट है, यहाँ पे 3 4 5 एलिमेंट है। अब हालांकि आपने बोला है सर ए इज द सबसेट ऑफ यू। अब यहाँ पे देखिए ये जो ए है ये किस में आ रहा है, इस पूरे सेट में आ रहा है। तो हम इसको कह सकते हैं ए इज अ सबसेट ऑफ यू, बिकॉज यू इज द यूनिवर्सल सेट। यू में सारे एलिमेंट आ रहे हैं। ओके अगर हम इसको और थोड़ा अच्छे से सिखाएंगे, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको बोलोगे सर आपने बोला है हम यूजुअली इसको सर्कल से डिनोट करते हैं, तो आपने क्यों किया, मैं यहाँ पे बोलूंगा यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 6 7 8। तो ये जो सेट है 3 4 5 ये ए सेट कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो ए है बेटा यहाँ पे 3 4 5 ए के एलिमेंट्स हैं 3 4 5। अब मैंने ए सर्कल मैंने बोला ना, हालांकि सेट्स जो होते हैं जो यूनिवर्सल सेट में होते हैं एक रेक्टेंगल, क्योंकि हमने बोला है वेन डायग्राम में यूनिवर्सल सेट को हम डिनोट करते हैं यू से, और वो हम रिप्रेजेंट करते हैं फिर डायग्राम के थ्रू, क्योंकि डायग्राम की यहाँ पे बात आई है वेन डायग्राम। एक सेट्स हम सेट्स को कैसे मतलब डायग्राम के थ्रू सिखा सकते हैं, मतलब लिख सकते हैं। तो हमने यू को कैसे रेक्टेंगल शेप में रखा है, या कभी कभार स्क्वायर में भी रखते हैं। तो अब बहुत सारे ऑथर्स इसी रेक्टेंगल को चूज करते हैं, यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल शेप में। अब हालांकि मैंने एक सबसेट लिया है यू, ए इज द सबसेट ऑफ यू। इफ ए में एलिमेंट 3 4 5 है, हालांकि ए इज द सबसेट ऑफ यू, ए सबसेट किसका है, यूनिवर्सल सेट का। तो मैंने बोला ये जो सबसेट होते हैं यूनिवर्सल सेट के अंदर, इनको हम यूजुअली डिनोट करते हैं किसी भी क्लोज्ड फिगर से। क्लोज्ड फिगर क्या आएगी, या तो सर्कल आ सकती है, या तो इलिप्स आ सकते हैं, या तो ये वाला इलिप्स आ सकता है, या तो ट्रायंगल आ सकता है। बट यूजुअली आप अपने बुक्स या बहुत सारे ऑथर्स लिखते हैं इसको सर्कल के फॉर्म में। हालांकि मैंने इसीलिए यहाँ पे अब सर्कल की शेप में इसको बना दिया है। तो ये है बेटा यूनिवर्सल सेट। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब डिफिनीशन क्या है, आप किसी भी ऑथर या बुक से देख सकते हो डिफिनीशन, या जब हम अब ऑनलाइन क्लास के बजाय जब ऑफलाइन क्लास में रिज्यूम हो जाएंगे उस समय हम उसके नोट्स देंगे बेटा, आपको ये लिखाएंगे उस समय आपको, ठीक है। तो इसके बाद जो पहला टॉपिक है आ रहा है हमारा, वो है ऑपरेशन ऑन सेट्स। ऑपरेशन ऑन सेट्स इस वेन डायग्राम के बाद। उसमें उस ऑपरेशन ऑफ सेट्स में हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, इस वेन डायग्राम की। अगर सिंपली आपको कोई बोलेगा वेन डायग्राम क्या होती है, आप क्या बोलोगे? अब वेन डायग्राम कुछ नहीं होती है, इससे एलिमेंट्स, इस वेन डायग्राम क्या होता है बेटा, इसमें हम ये द यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगुलर रीजन and a set is represented by the circle or a closed geometrical figure inside the universal set। ओके ये आपको समझ आएगा कि हम जो भी यूनिवर्सल सेट है इसको हम एक रेक्टेंगल से डिनोट करते हैं, और जो भी वहां पे सेट होते हैं उनको हम इनसाइड रखते हैं, किसके, यूनिवर्सल सेट के अंदर रखते हैं, और उनको हम डिनोट करते हैं क्लोज्ड फिगर से। उस क्लोज्ड फिगर में आ सकता है सर्कल, इलिप्स या ट्रायंगल। अब हम यूजुअली सर्कल से ही करते हैं इसको डिनोट। अब इसमें पहला ही टॉपिक आता है इसके बाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ऑपरेशन ऑन सेट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ऑपरेशन ऑन सेट्स। जैसे कि आपने देखा है नंबर थ्योरी में हमारी ऑपरेशन क्या क्या हुआ करती थी। नंबर थ्योरी में हमारी ऑपरेशन हुआ करते थे मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। ये ऑपरेशन हुआ करती थी दो क्वांटिटीज के बीच में। तो अगर दो मैथमेटिकल क्वांटिटीज हैं आपके पास, उनके बीच में ये 4 किस्म के ऑपरेशन हो सकती है। अब हमें यहाँ पे सेट में भी ऐसी ऑपरेशन है,
तो पहला ही ऑपरेशन आती है यहां पे बेटा यूनियन ऑफ टू सेट्स। पहली ऑपरेशन यूनियन ऑफ टू सेट्स, मतलब पहली ऑपरेशन आती है यूनियन। पहली ऑपरेशन क्या आती है? यूनियन। ये यूनियन होता क्या है? ये यूनियन खाली दो सेट के दो ही सेट्स को नहीं हो सकते हैं, ये बहुत सारे सेट्स को हो सकती है, बट हम समझाएंगे डेफिनेशन, हम समझाएंगे दो सेट्स के लिए। जैसे कि आपको दो सेट्स के बारे में इसकी डेफिनेशन समझ आएगी, वैसे हम बहुत सारे 3 सेट्स के बारे में भी, 4 सेट्स के भी, इवन फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स के बारे में भी आप इसकी फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स में भी आप यूनियन रख सकते हो। अब ये यूनियन होता क्या है, यहां पे हम थोड़ा सा लिख भी लेंगे। द यूनियन ऑफ टू सेट्स A and B, the union of two sets A and B is the set, ये भी एक सेट बन रहा है फिर, is the set of all those elements which is either in A or in B or in both A and B। बेटा डिफिनीशन ये मैं अपनी डिफिनीशन बोल रहा हूं, ये बहुत सारे ऑथर्स या इवन ये डिफिनीशन बहुत सारे कंसेप्ट एक ही है, बट ऑथर्स डिफिनीशन अलग अलग लिख सकते हैं। बट कुछ कहीं जगह पे आपको थोड़ी सी उल्टी, मतलब डिफिनीशन उल्टी होगी, बट कंसेप्ट यही है। कंसेप्ट क्या है? द यूनियन ऑफ टू सेट्स A and B इज द सेट। इसका मतलब है द यूनियन ऑफ टू सेट्स इज आल्सो ए सेट, ये आपको याद रखना है। दो सेट्स का यूनियन भी एक सेट होता है। इसका मतलब जैसे कि आपने पढ़ा है द एडिशन ऑफ टू इंटीजर्स इज आल्सो इंटीजर। टू इंटीजर है, 3 इंटीजर है, एडिशन क्या है? द एडिशन ऑफ टू इंटीजर्स इज आल्सो एन इंटीजर, ये 5 है ना। वैसे ही द यूनियन ऑफ टू सेट्स इज आल्सो ए सेट। यहां पे ए सेट है, बी भी सेट है, इनको यूनियन करना है। अभी आपने सीखा नहीं है यूनियन क्या है, जब मैं सिखाऊंगा इसके बाद, ये मैं डिफिनेशन लिख चुका हूं, इसके बाद हम सिखाएंगे यूनियन क्या है। द यूनियन ऑफ, मतलब ये जो दो सेट्स के बीच में जो यूनियन होता है वो भी एक सेट होता है। जैसे कि द एडिशन ऑफ टू इंटीजर्स इज आल्सो एन इंटीजर, वैसे ही द यूनियन ऑफ टू सेट्स, द यूनियन ऑफ 3 सेट्स, द यूनियन ऑफ 4 सेट्स, 5 सेट्स इज आल्सो ए सेट। समझ आई बेटा? तो यहां पे आपको ध्यान रखना है। अब ये क्या बोल रहा है बेटा यहां पे? द यूनियन ऑफ टू सेट्स A and B इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच इज ईदर इन A और इन B और इन बोथ। मतलब इस डिफिनेशन को हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। अगर मेरे पास एक सेट है, फॉर एग्जांपल A, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 एंड 5। मेरे पास एक और सेट है B, फॉर एग्जांपल, इसमें एलिमेंट्स है 4 5 6 7 8 9। इनका यूनियन, ये जो यूनियन होता है A और B का यूनियन, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? द यूनियन ऑफ टू सेट्स A and B इज रिप्रेजेंट बाय ऐसे, A ये बड़ा वाला U ऐसे थोड़ा U शेप्ड कप, इसको हम आगे कप भी बोल सकते हैं। A यूनियन B, ये ऐसे लिखते हैं। इन दो सेट का यूनियन क्या होगा? A यूनियन B, ये होगा द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच इज इन ईदर A, ये तो सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ A, मतलब सारे एलिमेंट्स A के। कौन कौन एलिमेंट है A में? 1 2 3 4 5, है ना यहां तक। और इन B, अब ये B में भी है। अब यहां पे बेटे अगर लिखेंगे 4, B में कौन कौन एलिमेंट है? 4 5 6 7 8 9 और इन बोथ। अब यहां पे एक मसला है, मैंने 1 2 3 4 5 ये यहां के एलिमेंट्स है, 4 5 6 7 8 9 ये यहां के एलिमेंट्स है। ये यूनियन बन चुका है इसका, द सेट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ A एंड, मतलब सारे एलिमेंट इस B के भी। बट यहां पे एक मसला हो गया, मैंने आपको बोला था जब हम इस किसी भी सेट को बोलते हैं सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। डिस्टिंक्ट मींस रिपीटिशन अलाउड नहीं है। अब यहां पे भी 4 5 था, यहां पे भी 4 5 था, मैंने ये सारे इसमें लिखे, यहां पे भी 4 5 फिर 4 5, तो मुझे इस रिपीटिशन को ड्रॉप करने बेटा। अब ये सेट क्या बना है? यहां के सारे एलिमेंट और यहां के सारे एलिमेंट जो कॉमन है, जो यहां पे और यहां पे 4 5 कॉमन है, इनको एक ही बार लेना है। तो ये हो गया इसका यूनियन बेटा, ये हो गया इसका यूनियन। यूनियन हो गया इसका क्या?
एक तो यहाँ के सारे एलिमेंट्स 1 2 3 4 5, फिर यहाँ पे 4 5 है, इनको ड्रॉप करना है, फिर 6 7 8 एंड 9। दिस इज द यूनियन ऑफ टू सेट्स। ये हम बोल सकते हैं दिस इज द यूनियन ऑफ टू सेट्स। अब डिफिनेशन की ओर से देखो, द यूनियन ऑफ टू सेट्स इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच इज ईदर इन ए, या तो वो ए में होंगे, और इन बी, और बी के भी, और इन बोथ, यहां पे बोथ में क्या है 4 5 4 5, पर एक ही बार लिखना है। ये हो गया बेटा यूनियन ऑफ टू सेट्स डिफिनेशन की मदद से। अब इस यूनियन को हम रिप्रेजेंट, अगर आप इस डिफिनेशन के बाद यहां पे लिख सकते हो, आप यहां पे आप लिख सकते हो फिर, क्योंकि ये थोड़ा सा सेट थ्योरी जो है ये थ्योरी टाइप है, इसमें थ्योरी बहुत ज्यादा है तो लिखना भी जरूरी है। इट इज डिनोटेड बाय, ये यूनियन कैसे डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय ए यूनियन बी एंड रेड एज, इसको हम पढ़ते कैसे, रेड एज ए यूनियन बी। ये आप याद रखना बेटा, ये होगी इसकी डिफिनेशन। यूनियन ऑफ टू सेट्स की डिफिनेशन ये रही है। ओके, आगे बढ़ेंगे, इसमें हमें आगे और कुछ इसी के बारे में बहुत कुछ जानना है। अभी आपने सीखा है कि दो सेट्स का यूनियन कैसा होता है। द यूनियन ऑफ टू सेट्स A and B is the set of all those elements which is in A or in B or in both, and it is denoted by this notation। आपको याद रखनी है, ये जो कप टाइप होती है ना, कप, ये कप टाइप है ना बेटा, इसको हम यूनियन पढ़ते हैं इस सेट थ्योरी में। एक और हमारा है जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो है ऐसे कैप टाइप, इसको हम इंटरसेक्शन बोलते हैं। तो अभी इसकी बात नहीं आएगी, इससे हमारा दूसरा टॉपिक है। पहले हम ये यूनियन को बड़े अच्छे से समझेंगे। तो यूनियन डिनोट करते हैं बेटा इससे, और रेड हम कैसे करते हैं। अगर मैं इसको अब हमारे पास सेट थ्योरी के दो रिप्रेजेंटेशन है, क्या क्या है, एक तो है सेट बिल्डर फॉर्म, दूसरा है रोस्टर फॉर्म। अगर मैं इसी को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूं इस चीज को, तो सिंबॉलिकली अगर मैं बोलूं, सिंबॉलिकली इस यूनियन को सिंबॉलिकली ए यूनियन बी क्या होता है, ए यूनियन ये बेटा होता है ऐसे, सेट एक्स साइज दैट एक्स बिलोंग्स फ्रॉम ए और एक्स बिलोंग्स फ्रॉम बी। ये याद रखना, ये और जब भी आपको यहां पे आर मिलेगा इस रिप्रेजेंटेशन में, आर मीन्स यूनियन, आर मीन्स यूनियन। और जब भी आपको कभी एंड मिलेगा, एंड मीन्स इंटरसेक्शन, जो भी आपने पढ़ा नहीं है, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे बेटा। आप याद रखना, जब भी आप और देखोगे, और मीन्स यूनियन, ये बड़े अच्छे से आप याद रखना बेटा, और मीन्स यूनियन। तो क्लियरली हम ऐसे भी बोल सकते हैं, क्लियरली इफ x बिलोंग फ्रॉम ए यूनियन बी, इसका क्या मतलब बेटा, अगर x बिलोंग करेगा ए यूनियन बी में, अब अगर x करेगा बिलोंग, मैं यहां पे आपको बताऊंगा, एक सेट दूंगा मैं यहां पे बोल सकता हूं, अगर मेरे पास सेट A है, इसमें एलिमेंट्स है A, B, C एंड D। दूसरा सेट मेरे पास B है, इसमें एलिमेंट्स है D, E, F, G। अगर मैं बोलूं आपको A यूनियन B क्या होगा, आप बोलोगे बेटा एक तो सारे एलिमेंट इसके और इसके भी सारे एलिमेंट्स। अब यहां पे एक चीज रिपीट है, मतलब जो एलिमेंट इसमें भी है इसमें भी है, उसको एक ही बार लिखना है। हम A यूनियन B लिखेंगे, A, B, C, D, E, F, G। ये हो गया बेटा A यूनियन B। अगर मैं बोलूं बेटा यहां पे X बिलोंग्स फ्रॉम A यूनियन B, ये X रिप्रेजेंट करता है सारे एलिमेंट्स। मैंने आपको बोला था दिस X रिप्रेजेंट्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस A यूनियन B। इसका क्या मतलब है, या तो ये X होगा A में, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं यहां पे C बिलोंग्स फ्रॉम A यूनियन B। आई होप मैं इसको रब कर सकता हूं, मैं आपको इसको समझाऊंगा अच्छे से, यहां पे क्या मसला हो रहा है जो आपको अच्छे से समझना है। अगर मैं बोलूं बेटा C बिलोंग्स फ्रॉम A यूनियन B, इसका मतलब है या तो C होगा A से, और या तो C होगा B से। ऑब्वियस है। और मैंने क्यों बोला है, मैंने बोला जब भी यूनियन होगा उसका मतलब और होता है। मैथ्स में और एंड
और एंड, एक तो और है एक तो एंड है। सेट थ्योरी में और का मतलब होता है यूनियन और एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, जो अभी हमने नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो इसको पहले भी याद रखो, जब भी और देखोगे सेट थ्योरी में, मैं सेट थ्योरी की बात कर रहा हूं, सेट थ्योरी में और का मतलब होता है यूनियन, ठीक है, और एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, जो अभी हमने नहीं पढ़ा है। अब देखो मैंने बोला है C बिलोंग्स फ्रॉम A यूनियन B, इसका मतलब होता है या तो C होगा A में या तो होगा B में। अब देखिए ये C किस में है, ये A में है, और है ना बेटा, या तो A में होगा या तो B में होगा। अब ये A में है, अगर मैं बोलता D बिलोंग्स फ्रॉम A यूनियन B, इसका क्या मतलब है, या तो D बिलोंग करेगा A में या तो D करेगा बिलोंग B में। इवन यहाँ पे दोनों कंडीशन सही है, यहाँ पे ये भी सही है ये भी सही है। क्यों, जब मैंने बोला है D बिलोंग्स फ्रॉम A यूनियन B, इसका क्या मतलब होता है, या तो D बिलोंग करेगा A से और या तो D करेगा बिलोंग B से। अगर आप देखोगे ये D बिलोंग करता है A से भी और या ये D करता है बिलोंग B से भी, तो यहाँ पे ये दोनों कंडीशन सही है। अब मैं यहाँ पे बोलना चाहता था, अगर मेरे पास A यूनियन B को मैं सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट ऐसे करूं, x साइज दैट x बिलोंग फ्रॉम A और x बिलोंग फ्रॉम B, या तो A से होगा या तो B से होगा, तो मैं क्लियरली बोल सकता हूं x बिलोंग फ्रॉम A यूनियन B मींस, इसका क्या मतलब होगा, या तो x बिलोंग फ्रॉम A होगा और या तो x बिलोंग फ्रॉम B होगा, या तो ऐसे भी बोल सकते हैं ऑल्सो अगर x डज नॉट बिलोंग फ्रॉम A यूनियन B होगा। अब क्या मसला होगा फिर, अगर मिसाल के तौर पर यहां पे एक और एग्जांपल है, अगर मैं बोलूं x डज नॉट बिलोंग फ्रॉम A, फॉर एग्जांपल यहां पे एक सेट में एक एलिमेंट लूंगा मैं I, या मैं लूंगा H डज नॉट बिलोंग फ्रॉम A यूनियन B, इसका क्या मतलब होगा बेटा, मैं इस एग्जांपल के थ्रू आपको समझा रहा हूं इसको, पहले इस एग्जांपल के थ्रू सीखो आप। अगर मैं बोलूं H, क्या H है A यूनियन B में, नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, H डज नॉट बिलोंग फ्रॉम A यूनियन B। तो इसका क्या मतलब है, विच इंप्लाइज H डज नॉट बिलोंग फ्रॉम A और H डज नॉट बिलोंग फ्रॉम B। या आपको याद है, या तो जब H A यूनियन B में नहीं है तो या तो ये H A में भी नहीं होगा, ये H B में भी नहीं होगा, ये आपको याद रखना है। इवन R के बजाय यहां पे आपको, क्योंकि R का मतलब क्या होता है, तो यहां पे आपको लाजमी एंड लगाना है, यहां पे आपको लाजमी एंड लगाना है, क्योंकि बेटा देखो आप बोलोगे सर आपने भी बोला है जब जब ये इंटर यूनियन होगा तो R लगाना, R का मतलब होता है या तो ये H C बिलोंग करेगा A में या तो C करेगा बिलोंग B में, एक ना तो एक में होगा ही होगा। जब मैं बोलूंगा H डज नॉट बिलोंग फ्रॉम A यूनियन B, तो इसका मतलब ये H ना तो ये A का ही होगा, A का बिल्कुल भी नहीं होगा, और लाजमी ये B का भी नहीं होगा। कम से कम अगर एक का होगा तो मैं तब तो ये आता है ना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे B है, यहाँ पे नहीं है B, बट ये B आया ना इसमें भी। अब मैं बोल रहा हूं H ये A यूनियन B में नहीं है, इसका मतलब ये A में भी नहीं होगा एंड ये B में भी नहीं होगा, लाजमी एंड को समझो बेटा। तो यहां पे आपको इसके साथ नहीं जाना, जब भी आप यूनियन देखोगे उस समय एंड और लगेगा, बट यहां पे डज नॉट मीन्स। अगर आप याद रखोगे एक चीज आपने सीखा होगा, जब भी H डज नॉट बिलोंग एनीथिंग, मतलब फॉर एग्जांपल X डज नॉट बिलोंग फ्रॉम A यूनियन B, जब बिलोंग करेगा उस समय और रखो याद, या आपको ट्रिक या समझो एक ट्रिक पॉइंट है यहाँ पे जो आपको रिमेंबर रखना चाहिए। जब X बिलोंग करेगा A यूनियन B में तो उस समय X बिलोंग्स फ्रॉम A और उस समय और रखना बेटा, तो या X बिलोंग्स फ्रॉम B। जब X डज नॉट बिलोंग फ्रॉम A यूनियन B होगा उस समय आप याद रखोगे आज के बाद, विच इंप्लाइज X डज नॉट बिलोंग फ्रॉम A एंड, मतलब इस और का उल्टा, क्योंकि यहाँ पे बिलोंग्स के बजाय डज नॉट बिलोंग्स है, तो उल्टा क्या होगा, एंड X डज नॉट बिलोंग फ्रॉम B। ये आपको याद रखना बेटा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं अब इसी इंटरसेक्शन सॉरी इसी की बात करूं, मैं इन्हीं दो सेट्स को मैं अगर मानूं, अगर मैं इसको वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करूं तो वेन डायग्राम थ्रू कैसे होगा ये, देखो बेटा अगर मैं फिर मैं इसका भी लिखूंगा आपको यहाँ पे, पहले मैं इस एग्जांपल को वेन डायग्राम के थ्रू लिखूं, यहाँ पे F था ये, यहाँ पे G था ये। आपने बोला है बेटा वेन डायग्राम सर होता है ऐसे रेक्टेंगल शेप्ड होता है, मैंने बोला बिल्कुल होता है। इस U क्या होगा यहाँ पे यूनिवर्सल सेट क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे एक सेट है A B C D, दूसरा सेट है D E F
जी। तो यू होगा लाजमी यहाँ पे ऑल द लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। यू क्या होगा? इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर्स ए बी सी डी ई एफ जी एच आई अप टू जी। तो सारे यू हो, यहाँ पे यूनिवर्सल सेट क्या होगा? सारे एलिमेंट्स किसके? इंग्लिश अल्फाबेट के। अब मेरे पास एक सेट है ए। सेट ए में क्या है बेटा? ए बी है, सी है और डी है बेटा। तो ये मैं ए मानू, ये ए है क्योंकि मैंने बोला है जो ये ए सेट है ये सबसेट है किसका? यू। वेयर यू क्या है यहाँ पे? इस पर्टिकुलर सिचुएशन में यू क्या है? क्योंकि यहाँ पे दो सेट्स है ए बी सी डी, यहाँ पे डी ई एफ जी है ना। तो यहाँ पे यू क्या होगा? यहाँ पे सारे लेटर्स का यू होगा यूनिवर्सल सेट। क्या होगा यहाँ पे इस सिचुएशन में, इस क्वेश्चन में यू होगा यहाँ पे ऑल द लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। अब मुझे बी भी लेना है। बी में क्या क्या है? एक तो डी है, ई है, एफ है और जी है। तो यू बी होगा ये वाला बेटा। अब बेटा अब बोलोगे सर आपने ये वाला क्यों लिया? क्योंकि सेट थ्योरी में ये रिपीटिशन एक ही बार रखना होता है। तो ये डी देखो, ये जो डी है ना यहाँ पे, ये डी इस सेट ए का भी एलिमेंट है, ये ए का भी एलिमेंट है और ये डी क्या है? ये डी इस बी का भी एलिमेंट है। इसका मतलब है ये दोनों में आएगा। ये डी आएगा इस सेट ए में भी, इस सेट बी में भी। अब मुझे क्या लेना है? ए यूनियन बी। मुझे ए यूनियन बी रखना है। ए यूनियन बी में मुझे वेन डायग्राम रखना है। ए यूनियन बी में आता है ए बी सी डी ई एफ जी। तो मतलब ए बी सी डी ई एफ जी। तो इसका मतलब सारे एलिमेंट्स आते हैं। तो मैं इस सारे इस पोर्शन को मैं इवन ये वाला पोर्शन भी इसको मैं शेड करूंगा, खाली इसको मैं शेड करूंगा। तो ये जो शेडेड पोर्शन है बेटा, ये जो शेडेड पोर्शन है, दिस शेडेड पोर्शन जो है बेटा, ये जो शेडेड पोर्शन है यही कहलाता है ए यूनियन बी। ये ए यूनियन बी इसमें शेडेड पोर्शन, मतलब ये सारा सेट, इसके एलिमेंट सारे इसके, और इवन ये सबसेट होगा किसका? ये यू का सबसेट होगा। अगर ए सबसेट यू का है, बी भी सबसेट यू का है, तो इसका क्या मतलब है? ए यूनियन बी भी सबसेट होता है यू का। ये आप नोट डाउन कीजिएगा बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये हमने इस सेट को सिंबॉलिकली लिखा है ऐसे, और हमने इसको वेन डायग्राम के थ्रू भी, क्योंकि यहाँ पे ए था, यहाँ पे बी था, यहाँ पे सी था, यहाँ पे डी था, ई एफ जी। अब देखो ना ए यूनियन बी में सारे आते हैं ना, ये शेडेड पोर्शन कहलाएगा बेटा क्या? ये कहलाएगा ए यूनियन बी। तो यूनियन ऑफ टू सेट्स। अगर तीसरा सेट भी होगा, यहाँ पे कोई एक और सेट होता है, फॉर एग्जांपल सी होता है यहाँ पे, उसमें एलिमेंट है ए बी सी डी ई एफ जी, एच होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे इसमें एच भी आता, तो यहाँ पे तीसरा सेट आता है यहाँ पे एच। तो इसको भी शेड करना था। हालांकि अभी तीसरा मत रखो, अभी आप दो के लिए सीखो, बाकी आगे देखेंगे हम जब इंशाल्लाह ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होंगे, उस समय हम फिर से इसको स्टार्ट करेंगे अच्छे से, तो उस समय हमको फिर से समझाएंगे अच्छे से। अच्छा, इसके बाद बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं किसके? इसके बाद बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं इस यूनियन के। उससे पहले हम एक और चीज सीखेंगे यहाँ पे। ये ऑपरेशन पहली है, दूसरी ऑपरेशन हमें पढ़ने दूसरे लेक्चर में। पहले आप ये वाली ऑपरेशन सीखो। अब यहां पे मसला है, अगर आपके पास ए है एक सेट, दूसरा सेट बी, ए1 अगर ए है, ये दूसरा सेट है, ये तीसरा सेट है, इन तीन सेट्स को क्यों नहीं कैसे लेंगे? हमने भी पढ़ा है, अगर आपके पास दो सेट्स होते हैं ए और बी, इसका यूनियन कैसे लिखते हैं? ए यूनियन बी, मतलब ए कप बी। इस कप शेप्ड को हम यूनियन मानते हैं सेट थ्योरी में। ये दो की बात है। अगर तीन होंगे तो इनको कैसे लिखेंगे? A1 यूनियन A2 यूनियन A3। याद रखना बेटा, A3।
अगर आप 4 होंगे A4 सेट होगा तो यूनियन A4। अगर आप 5 होंगे, 5 सेट होंगे, उनको यूनियन लेंगे, यूनियन A5। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन A4 यूनियन A5 यूनियन, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, यूनियन, पहला यूनियन I रन्स फ्रॉम 1 टू I मीन्स ये कहां से रन किया, 1 2 3 4 5, I रन्स फ्रॉम 1 टू 5 AI। इसका क्या मतलब बेटा, इसका मतलब यही है, फिर से यूनियन, इसका यही फिर से यही मतलब है, इसका मतलब यही है, पहले I का वैल्यू क्या है, पहला 1 तो A1 हो गया है, इस यूनियन का मतलब ये यूनियन है, यूनियन, फिर I का वैल्यू 1 के बाद क्या आएगा 2 A2, क्योंकि यहां पे है ना AI, इस I का वैल्यू चेंज हो जाएगा, पहले I का वैल्यू 1 है तो A1, फिर यूनियन, ये वाला यूनियन, यूनियन, फिर I का वैल्यू 2, 1 के बाद 2 आएगा, फिर 2, फिर यूनियन A3, फिर यूनियन A4, फिर यूनियन A5। ये तो ये नोटेशन है बेटा जब बहुत सारे सेट्स आपके पास होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास अप टू डैश 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 AN सेट होंगे, मतलब n इज कोई बड़ा नंबर होगा, कोई फाइनाइट नंबर होगा, तो कैसे लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे आप इसको ऐसे, I रन्स फ्रॉम 1 टू 5 की बजाय M AI, इसको ये याद रखना बेटा आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे कि आपने पढ़ा है 10th क्लास में समेशन, I रन्स फ्रॉम 1 टू M AI, इसका क्या मतलब होता है समेशन का, A1 I रन्स फ्रॉम 1 टू, मतलब इस I का वैल्यू पहला क्या आएगा 1 A1, समेशन का मतलब होता है प्लस बेटा, फिर I का वैल्यू 1 के बाद क्या आएगा A2, फिर समेशन का मतलब प्लस होता है, तो A3 प्लस डैश 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 प्लस AN, क्योंकि लास्ट वैल्यू क्या है M। तो यहाँ पे समेशन जो होती थी 10th क्लास में, अब यहाँ पे क्या है यूनियन है, तो मैं इसको इस कप शेपेड से लिखूंगा, तो फिर I रन्स फ्रॉम 1 टू M AI, तो ये इन सारे सेट्स के यूनियंस को रिप्रेजेंट करेगा, डैश 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 यूनियन AN। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपको रिमार्क के तौर पे भी लिखना, जनरलाइज कैसे करते, हम कैसे यूनियन को जनरलाइज में लेंगे, क्योंकि जब आपके पास 2 ही सेट्स है तो आप ऐसे लिख सकते हो, 3 सेट होंगे तो 3 में लिखो, बट मसला है जब आपके पास बहुत सारे सेट्स होंगे, उनका यूनियन लेना होगा, तो उनको जनरलाइज में ऐसे लिखते हैं बेटा, आप रिमार्क में लिखना आप। अब कहीं लाज है हमारे यूनियन के, बहुत सारे लाज है हमारे, अब वो देखेंगे, और ये रिमार्क के तौर पे 2 चीजें लिखोगे आप पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ये पहली रिमार्क बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये रिमार्क या नोट भी लिख सकते हो आप बेटा, अगर A सबसेट होगा B का, अगर A सबसेट होगा, देन A यूनियन B क्या होगा, देन A यूनियन B, मैं इसको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। मेरे पास एक सेट है फॉर एग्जांपल 1 2 3, और दूसरा सेट है मेरे पास B, इसमें है 1 2 3 4 5। अब देखिएगा यहाँ पे, क्या ये A है सबसेट B का, बिल्कुल है, सही है सर, A इज सबसेट ऑफ B, है ना बेटा। बट अगर आप A और B का यूनियन लोगे, A यूनियन B लोगे, A यूनियन B क्या है, अब ऑल द एलिमेंट्स ऑफ A either in A either in B और in both, तो यूनियन क्या आएगा, इस सेट और इस सेट का यूनियन आएगा क्या, सारे एलिमेंट इसके सारे एलिमेंट इसके, तो वो हो गए 1 2 3, इसके सारे एलिमेंट्स और इसके सारे एलिमेंट, इसमें भी ये 1 2 3, तो मैं नहीं लिखूंगा, रिपीटेशन नॉट अलाउड, तो यहाँ पे आएगा 4 and 5। अब देखिए जब A सबसेट होगा B का, ये A सेट होगा सबसेट B का, उस समय A यूनियन B आता है, अगर आप देखोगे ये 1 2 3 4 5, ये क्या है, ये B तो है, ये B तो है बेटा, इसका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखना, ये बहुत ही अच्छी रिमार्क है। इफ A is the subset of B, then A union B is always equal to B। वैसा वर्षा क्या होगा इसका, वैसा वर्षा क्या होगा इसका, अगर B होगा सबसेट A का, देन उस समय A यूनियन B क्या होगा बेटा, उस समय A होगा, जो बड़ा सेट होता है। तो आपको इसका ध्यान खास ख्याल रखना है, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, कभी कभार एग्जाम में पूछा गया है 1 मार्क्स का। इफ A इज सबसेट ऑफ B, मैं इसीलिए आपको बेटा इस पॉइंट को समझाने से पहले मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूं। ये जो ये सेट है ये A है, ये B है, हालांकि ये A सेट जो है ये सबसेट इसका है, सबसेट मींस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट आर इन दिस,
है ना, तो सबसेट ऐसा है। तो फिर मैंने जब ए यूनियन बी लिया है, इन दो सेट्स का जब मैंने यूनियन लिया है, इन दो सेट्स का मैंने जब यूनियन लिया, वो मुझे क्या आया, वो 1 2 3 यहाँ के एलिमेंट्स और यहाँ के सारे एलिमेंट्स, यहाँ के सारे एलिमेंट्स में 1 2 3 भी आता है, तो रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो एक ही बार लिखोगे, लिखा आपने 1 2 3 फिर से, फिर 4 और 5 लिखा, तो ये पूरा सेट क्या था, बी ही था। तो इसीलिए बेटा ये याद रखोगे, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी देन ए यूनियन बी इज ऑलवेज इक्वल टू बी। इफ बी इज सबसेट ऑफ, अगर बी ही होगा अब सबसेट ए के, तो देन ए यूनियन बी होगा किसके बराबर, ए के बराबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरी रिमार्क वो देखेंगे हम। अगर दूसरा पॉइंट इसे रिमार्क का, अगर ए 5 के बराबर होगा, 5 मीन्स एम्प्टी सेट, और बी कोई सेट होगा, बी कोई सेट होगा मेरे पास, अगर ए और बी है, मतलब बी कोई सेट है, एक 5 है, मानो बी कोई सेट है, उसमें 1 2 3 है, तो मुझे बेटा बोलो ए यूनियन बी क्या आएगा। मतलब ये बी मीन्स एनी सेट, एनी फाइनाइट सेट। अगर मैं लिखूं बी को मैं ब्रैकेट लिखूं, बी इज एनी फाइनाइट सेट या इनफाइनाइट सेट, फाइनाइट या इनफाइनाइट सेट भी लिख सकते हैं। अगर ए, मगर यहां पे मसला है ए एम्प्टी सेट है और बी कोई भी सेट है, या तो फाइनाइट या इनफाइनाइट, उस समय ए यूनियन बी क्या होगा। अरे जाहिर सी बात है, एक सेट है इसमें कुछ नहीं है 5, दूसरा सेट है इसमें एलिमेंट है ए बी सी, तो मुझे बोलना है ए यूनियन बी क्या होगा, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस और बोथ। तो यहां पे आएगा 5 नहीं आएगा, 5 में तो कुछ नहीं है, यहाँ 5 का मतलब होता है कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो वापस क्या आएगा ए बी सी, तो ये ए बी सी वापस बी ही है। तो यहाँ पे याद रखना, वेन एवर ए इज 5 एंड बी इज एनी सेट, बी इज एनी फाइनाइट या इनफाइनाइट सेट, तो ए यूनियन बी आता है बी ही। ये याद रखना बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको ये बोल रहा हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आपको। बेटा बहुत खासी है। अच्छा चलो आगे चलते हैं। अब कहीं लाज है, इस यूनियन के कहीं लाज है, वो हम लाज हम पढ़ेंगे बस, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। प्रॉपर्टीज भी बोल सकते हैं कभी, या लाज है, या बहुत सारे प्रॉपर्टीज भी बोल सकते हैं, या लाज आप बोल सकते बेटा। पहला ही लॉ, अब देखोगे अगर आपके पास 2 सेट्स हैं, फॉर एनी 3 सेट्स, याद रखना लॉज ऑफ यूनियन, लॉज ऑफ यूनियन, लॉज ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स, भैया बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फॉर एनी 3 सेट्स में लिखूंगा, ये फॉर एनी 3 सेट्स में 3 सेट्स लेके रखूंगा, 3 सेट्स, मानो मेरे पास 3 सेट्स है ए बी एंड सी। पहला लॉ जिसे हम कभी कभार बोलते हैं आइडेंटिटी लॉ। क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी लॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ ऑफ यूनियन। ये क्या होता है आइडेंटिटी लॉ? इसका मतलब है जब एक सेट हो गया आपके पास और यूनियन होगा इसी सेट को फाई के साथ, बेटा क्या आएगा? एक सेट है, कोई सेट है ए, इसको यूनियन करना है एक सेट जिसमें कुछ एलिमेंट नहीं है, तो वो हमेशा ए ही के बराबर आता है। आइडेंटिटी मैंने बोला था आपको, आइडेंटिकल जैसे रखा वैसा ही मिला। ए को अगर किसी, ये ए इज एनी सेट, मैंने पहले ये बोल के रखा है फॉर एनी 3 सेट्स ए बी एंड सी। मानो यहां पे मैंने एक सेट लिया है इन 3 में से ए यूनियन बी के बदला यहां पे क्या है? एम्प्टी सेट, तो वह हमेशा किसके बराबर आता है? ए के बराबर। फॉर एग्जाम्पल अगर ए है आपके पास 1 2 और दूसरा सेट है 5 में कुछ नहीं है, तो ए यूनियन 5 क्या आएगा? ये वापस आएगा 1 2, तो वो ए ही आएगा। तो यही मैंने बोला है, इसको आइडेंटिटी लॉ बोलते हैं बेटा। दूसरा, इसके बाद दूसरा लॉ यूनिवर्सल लॉ।
आइडेंटिटी के बाद यूनिवर्सल लॉ। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अगर आपको एक यूनिवर्सल सेट होगा, आपके पास यूनिवर्सल सेट, हाँ, यू डिनोट्स यूनिवर्सल, यूनियन होगा इसको किसके साथ? ए के साथ। क्या होगा बेटा? फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं। मेरे पास एक सेट है यू मानो मेरे पास है A B C D E और एक सेट है A, इसमें है B C। ये A सबसेट किसका है? A सबसेट है किसका? U का। दिस U बिकम्स हियर। अगर मैं इस U के बदले क्या लिखूं, मतलब ऑल द एलिमेंट्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट जी तक लिखा मैंने। U में क्या क्या एलिमेंट्स है? A B C D E F G H I J अप टू Z, मतलब 26 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। और मैंने एक सेट लिया है A, इसमें एलिमेंट्स क्या है? B C। और कोई एलिमेंट भी और कोई सेट भी ले सकते हो, मैंने एक ही लिया। अब ये A क्या हो गया? इस U का सबसेट हो गया। अब ये U हो गया इसका, इस सिचुएशन में इस A का ये U क्या है? यूनिवर्सल सेट, जिसको आप सुपर सेट बोलते हो, सुपर सेट ऑफ ऑल द सेट्स, जहां पे ऑल सेट एक ही है। अब जब यूनिवर्सल सेट को यूनियन होगा किसी सेट A के साथ, तो उस समय उनका यूनियन वापस आता है U ही, उस समय वापस आता है यूनिवर्सल सेट ही वापस। तो यूनिवर्सल सेट को यूनियन रखने से किसके साथ? सेट A के साथ, तो वो वापस आता है क्या? यूनिवर्सल सेट। ये आपको याद रखना है। इसके बाद है एडम्पोर्टेंट लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है एडम्पोर्टेंट लॉ। एडम्पोर्टेंट लॉ क्या है? अगर एक सेट को यूनियन करेंगे अपने ही सेट के साथ, अब मसला यहां पे बहुत ही अच्छा चीज है। अगर एक सेट है आपके पास, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक सेट है A, इसमें 1 2 3 है। अगर मैं इस सेट को यूनियन करूं अपने ही सेट के साथ, मतलब दूसरा सेट भी यही है A, इसमें भी 1 2 3 है, इनका यूनियन क्या आएगा? ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस आर इन बोथ। तो इसका वापस क्या आएगा? यहां के सारे एलिमेंट्स, यहां के सारे एलिमेंट्स, यहां के सारे एलिमेंट्स 1 2 3 है, 1 2 3 है, यहां के सारे एलिमेंट्स 1 2 3 है। बट रिपीटेशन आपको पता है अलाउड नहीं है। क्या आएगा वापस? 1 के बजाय 1 ही आएगा। 2 बार है तो 1 2 आएगा। 3 2 बार है तो वापस ये क्या आया? A ही आया ना। इसको हम एडम्पोर्टेंट लॉ बोलते हैं। व्हेन A यूनियन A, तो वो वापस आता है क्या? A ही। तो इस लॉ को हम बोलते हैं आइडम्पोर्टेंट लॉ। इसके बाद है कम्यूटेटिव लॉ। क्या है बेटा? कम्यूटेटिव लॉ, फोर्थ लॉ है हमारे पास। फोर्थ लॉ कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या बोलता है? अगर जैसे कि कम्यूटेटिव ऐसे 2 + 3 इज ऑलवेज इक्वल टू 3 + 2, तो एडिशन ऑफ 2 इंटीजर्स या एडिशन ऑफ 2 नेचुरल नंबर्स इज आल्सो कम्यूटेटिव। तो यहां पे क्या होगा? A यूनियन B इज ऑलवेज इक्वल टू B यूनियन A। ये बहुत ही अच्छी चीज है। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल के थ्रू सिखाऊं। एक सेट है आपके पास A 1 2 3, दूसरा सेट है B आपके पास 4 5 6। बेटा अगर आपको मैं बोलूं A यूनियन B निकालो, A यूनियन B इज ऑल्सो ए सेट, क्या आएगा? वो आएगा 1 2 3 ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस एंड दिस 4 5 6, ये आएगा A यूनियन B। अगर मैं बोलूं B यूनियन A निकालो, आप बोलोगे सर B यूनियन A में आएगा क्या? पहले 4 5 6 फिर 1 2 3। अगर आप देखोगे ना ये दोनों इक्वल है, यहाँ पे 1 यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 यहाँ पे 3, 4 4 5 5 6 6। अब ऑर्डर मैटर नहीं है, मैंने आपको बोला था ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट इज इमैटेरियल, मतलब इसका ऑर्डर कुछ भी रख सकते हैं। मतलब जैसे कि एक सेट में एलिमेंट्स है 1 2 3, आप बोल सकते हैं 3 2 1 भी। तो ऑर्डर मैटर नहीं करता है। मैटर क्या करता है? क्या यहाँ पे 1 है? क्या यहाँ पे है? बिल्कुल है। यहाँ पे 2 है? यहाँ पे है? बिल्कुल है। यहाँ पे 3 है? यहाँ पे है? बिल्कुल है। 4 4 5 5 6 6। तो इसका मतलब है ऑल द एलिमेंट्स ऑफ A यूनियन B इज इन B यूनियन A। तो इसका मतलब है A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A। यही मैंने बोला है, आपको याद रखना है। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ
यूनियन, कम्यूटेटिव यूनियन के अंडर कम्यूटेटिव। ये सारे लॉ हमें फिर कहीं और एक और जगह पे पढ़ना है। कहाँ पे? जब हम पढ़ेंगे इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। तो हम अभी क्या पढ़ रहे हैं? यूनियन ऑफ सेट्स। तो उसके ये सारे प्रॉपर्टीज है। एक और प्रॉपर्टी है बेटा जिसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन। फिफ्थ वन, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या बोल रहा है? अगर आप ए को यूनियन करोगे बी के साथ, फिर ब्रैकेट यूनियन करोगे सी के साथ, इसीलिए मैंने लिखा था यहाँ पे, मैंने 3 सेट्स दिए थे क्योंकि इसमें 3 सेट्स इस्तेमाल होते हैं। अगर मैं पहले करूं 2 सेट्स को यूनियन तो ये एक सेट आएगा, फिर उसको करूंगा यूनियन किसके साथ? सी के साथ। ये बराबर आता है अगर मैं पहले ए यूनियन, पहले मैं बी यूनियन सी रखूं। मतलब अगर मैं पहले बी यूनियन सी को अलग करूं फिर उसको करूं ए के साथ, तो जो यहां से सेट आएगा वो बराबर इसके सेट, इस सेट के बराबर होगा। ये आपको बड़े अच्छे से याद रखना बेटा। एसोसिएटिव लॉ ऑफ, ये इसमें दिखता ही नहीं है बेटा, मैं यहाँ पे लिखूंगा फिर से। एसोसिएटिव लॉ यहाँ पे दिखता ही नहीं है, वीडियो में नहीं आ रहा है। अगर मैं लिखूं ए यूनियन बी, मतलब पहले 2 सेट्स को यूनियन करना है, फिर यूनियन करना है तीसरे सेट के साथ। वो बराबर होता है अगर पहले आप ए रखोगे ऐसे ही, फिर उसको यूनियन करोगे किसके साथ? बी यूनियन सी के साथ। मतलब इसका मतलब ये है, मैं एग्जांपल के थ्रू सिखाऊं को। ए में है 1 2 3, बी में है 4 5 और सी में है 6 और 7। अगर यहाँ पे पहले क्या है? ब्रैकेट में, मतलब पहले इन 2 को चीज करना है, मतलब ऑपरेशन करने हैं पहले इन 2 पे। ए यूनियन बी, वो क्या आएगा? वो आएगा यहाँ के सारे एलिमेंट, यहाँ के सारे, मतलब 1 2 3 4 और 5। अब इसको ए यूनियन बी, अब इसको करना है किसके साथ? सी के साथ। मतलब इस सेट को, ये जो ए यूनियन बी आया है, इसको इसके साथ करना है। क्या आएगा वो? 1 2 3 4 5 और यहाँ के एलिमेंट 6 और 7 आएगा ना। अब ये सेम कैसे होगा? ये सेम होगा अगर आप पहले ए बी यूनियन सी करोगे। अगर आप पहले क्या करोगे? यहाँ पे मैं करूंगा, अगर आप पहले करोगे बी यूनियन सी, क्योंकि पहले इन पे ऑपरेशन है, बोर्ड मास्टर पढ़ा होगा बेटा। बी यूनियन सी क्या होगा? बी यूनियन सी मतलब इसको और इसको क्या होगा? वो बी यूनियन सी वो होगा बी के सारे एलिमेंट और सी के सारे एलिमेंट्स। क्या है? 4 5 बी के और 6 7 सी के। और इसको यूनियन करना है किसके साथ? ए के साथ। ए को यूनियन करना है, वो क्या आएगा? वो आएगा पहले तो ए के एलिमेंट्स क्या है? 1 2 3, फिर बी यूनियन सी के एलिमेंट वो क्या है? 4 5 6 7। अब देखो, ए यूनियन बी यूनियन सी इज ऑलवेज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ये हो गया बेटा इसका इंट्रोडक्शन। अब इसमें बहुत सारे और लॉज होंगे, वो हम बेटा कब पढ़ेंगे? जब हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। तो ये थे इसके बड़े बड़े लॉज, 5 और रिमार्क 2। ये आपको बड़े अच्छे से समझना है बेटा। यूनियन क्या होता है पहले आप समझोगे कि अगर आपको ये समझ नहीं आएगा, आप बार बार इस वीडियो को देख लेना। जहाँ पे आपको नोट डाउन करना होगा वहाँ पे वीडियो को पॉज कर सकते हो। तो हालांकि हमें कोई और ऑप्शन नहीं है बेटा इसके बगैर। अगर हम जूम स्टार्ट करेंगे उस पर हाँ अच्छे से आप नहीं कनेक्ट हो पाते हो, इसलिए वीडियो लेक्चर हमें बेहतर लगता है। हालांकि आपको पता है वीडियो लेक्चर और ऑफलाइन क्लास में कितनी फ़र्क है। यहाँ पे एक 1 वे प्रोसेस हो रही है। यहाँ पे मैं खुद, आप, मुझे कोई बच्चा आगे नहीं है, मुझे पता ही नहीं किसको क्या डाउट होगा दिमाग में। तो बेटा ये बिल्कुल सही है। वीडियो लेक्चर्स मतलब ऑफलाइन और ऑनलाइन में बहुत फ़र्क है। बट यहाँ पे ऐसा अभी कोविड की वजह से गवर्नमेंट ने एक्शन ली है, मतलब सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स मतलब बंद करेंगे। तो यहाँ पे भी हो गया। हालांकि आप जानते हो यहाँ पे भी एक रेड पड़ी है। तो कम से कम वो बोलते हैं ना, कुछ ना होने से बेहतर कुछ होना। मतलब अगर आपको ऑफलाइन बहुत अच्छे से समझ आ रहा था मैथमेटिक्स, बट ऑनलाइन उससे थोड़ी कम आएगी। बट आपको थोड़ा सा सब्र रखना है बेटा। जैसे कि इंशाल्लाह रहमान ये कोविड ख़त्म हो जाएगा, धीरे धीरे केसेस कम हो जाएंगे, तो मैथ्स के बच्चे मैं बुलाऊंगा यहाँ पे। मैथ्स का हम फिर से ऑफलाइन स्टार्ट करेंगे। तब तक आप थोड़ा सा इससे सीखो। अगर थोड़ा ही मुझे पढ़ाना आता है इस ऑनलाइन पे, मुझे पता है मुझे बहुत सारे पॉइंट्स छूट जाते हैं इसमें, मुझे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको देनी पड़ती है ऑफलाइन में, बट वो मैं यहाँ पे नहीं दे पाता हूँ क्योंकि ये 1 वे प्रोसेस है, मुझे आगे कोई नहीं है। तो आप ये समझे बेटा। तो जैसे ही ऑफलाइन स्टार्ट हो जाएगा फिर से मैं इस सिलेबस को फिर से पढ़ाऊँगा।
जो मैंने ऑफलाइन पढ़ा है मैं इसको फिर से पढ़ाऊँगा, और इंशाल्लाह रहमान मैं सिलेबस भी कंप्लीट करके दूंगा विथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन जो आते हैं प्रीवियस ईयर के, उनको भी सॉल्व करेंगे। आई होप आप लोग ये चीज़ें समझोगे, क्योंकि आप लोगों को पता है, क्योंकि जो मैं ऑफलाइन में पढ़ाता था और जब मैं ऑनलाइन आप देखोगे मुझे तो थोड़ा सा डिफरेंस लगेगा आपको कि सर जैसे कि थोड़े से बहुत सारे पॉइंट्स छूट जाते हैं, हमें समझ नहीं आ रहा है। बट बेटा ये कोई ऑप्शन ही नहीं, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। मैं घर एक एक बच्चे को नहीं जा सकता हूँ घर पढ़ाने, बट जैसे ही थोड़ी सी हमें रिलैक्सेशन मिलेगी इंशाल्लाह रहमान मैं मैथ्स के बच्चे बुलाता हूँ। मैंने 3 साल में बुलाया है, जब आर्टिकल भी था, जब 2 साल कोविड था, इससे पहले मैंने बच्चों को बुलाया फिर, क्योंकि मैथ्स के बच्चे बहुत कम होते हैं तो मैं बुलाऊंगा आप लोगों को। बट तब तक ये इसको आप थोड़ा देख लीजिए, थोड़ा सा नोट डाउन कीजिए, जितना आपको समझ आए उतना ही ले लो, बाकी इंशाल्लाह मुझ पे छोड़ो। जहाँ पे भी आपको अगर किसी को प्रॉब्लम होगी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, मेरा नंबर है 7006254542। अगर किसी को कोई क्वेश्चन होगा, किसी मतलब किसी टॉपिक को नहीं उसने पकड़ा है अच्छे से, मतलब समझ नहीं आया, आप मुझे व्हाट्सएप पे बोल सकते हो, या फिर इवन मुझे कॉल भी कर सकते हो। आप मुझे अच्छे से बोल सकते हो मेरा नाम ऐसा है सर, मुझे यहाँ पे समझ नहीं आया, मैं आपको वहाँ पे भी समझाऊंगा इंशाल्लाह, फ़ोन पे भी। आई होप आप ये सारा समझोगे अच्छे से। थैंक यू वेरी मच।